हेलो दोस्तों, गामा मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील राजपूत। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आज हम अध्ययन करने वाले हैं एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ का हम अच्छे बढ़िया टफ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि यूट्यूब पर तथा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो एडवांस मैथ जिसमें पहला चैप्टर हमारा रहेगा क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन भी बोला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले मेंसुरेशन। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आपको समझ में सही से आ सके, अच्छे तरीके से आ सके। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं, क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी आकृतियों का होते हैं तथा इनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, किस आकृति का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे, उनका परिमाप कैसे निकालेंगे तथा उनके अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। तो ये सभी हम पहले बेसिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो हम पहले बेसिक जानकारियों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल जैसे बोला जाता है, तो इसमें सबसे पहले आकृति को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आकृति हम देख लेते हैं, इसमें आयत को देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत देख लेते हैं हम, इसमें आयत कैसा होता है। आयत जैसे रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो आयत कुछ नहीं, इसकी सिंपल परिभाषा होती है। जैसा कि हम आकृति बनाकर समझ लेते हैं इसको। जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा है, इनको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी। दोस्तों इसमें जो होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ये ए बी है और इसके सामने की भुजा है सी डी। तो ये जो ए बी भुजा है ये सी डी भुजा के बराबर रहेगी। यदि ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की रहेगी। आमने सामने की भुजाओं का जिक्र इसमें हो रहा है, तो इसमें ये एक भुजा ए बी है, ए डी। तो ए डी के सामने की भुजा कौन सी है? बी सी। तो ए डी बी सी के बराबर रहेगी, अर्थात एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर रहेंगी तथा इनमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। जैसे कि ये कोण ए है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, जिसको हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये कितने डिग्री का होगा? ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, जिसमें सभी कोण 90 अंश का होंगे। तो ये इसकी सिंपल परिभाषा हमने जान ली है कि सिंपल परिभाषा इसकी वो यही होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होते हैं, जो भी है एक ही है। तो ये कौन सा कहलाता है? ये आयत कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल एक ही तरीके से निकलता है। क्षेत्रफल यदि हम इसका देखें तो क्षेत्रफल इसका जाएगा, जैसे कि ये लंबाई है इसकी और ये इसकी चौड़ाई है, तो कुछ नहीं है, क्षेत्रफल इसका जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप यदि देखा जाए तो परिमाप कुछ नहीं है, परिमाप सिंपल परिभाषा से हम समझते हैं कि जो भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो इसमें इसकी चारों भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। लंबाई किसमें? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जोड़ देंगे भुजा, फिर इसके बाद ये भुजा जोड़ेंगे, तो ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। इसको जोड़ देंगे, प्लस ये चौड़ाई है तो इसके सामने की ये क्या होगी? चौड़ाई होगी, तो इस चौड़ाई को भी जोड़ देंगे। तो कुछ नहीं है, ये सूत्र है बस। यदि इस तरीके से आप करोगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा, सरल रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। कुछ नहीं है, जो भी इसकी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जोड़ना है, इसका परिमाप आ जाएगा। और यदि आपको ये सूत्र देखना है, जैसे कि बुक में सूत्र लिखे रहते हैं, तो कुछ नहीं करना, ये लंबाई है प्लस लंबाई, कितनी लंबाई हो जाएंगी? 2 लंबाई हो जाएंगी, तो इसको 2 लंबाई लिख देंगे, प्लस चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई हो जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा सूत्र जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे कि बुक में रहता, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर रहेगा, इसको भूलेंगे नहीं। तो इसको
इसको समझ लिया हमने आयत। तो ये आयत होता है, इसमें इसकी मात्र दो चीज़ महत्वपूर्ण है, पहला है क्षेत्रफल और दूसरा है परिमाप। और आकृति कैसी होती है आपने देख लिया है, आकृति इस तरीके से होती है। अब इसमें हम दूसरी आकृति को समझते हैं। दूसरी आकृति को पहले हम समझ लेते हैं। दूसरी पर ये वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक प्रकार का आयत ही होता है। वर्ग एक प्रकार का आयत ही होता है, क्योंकि वर्ग में जो विशेषताएं होती है वही आयत की होती है। नहीं, ऐसा है कि जो विशेषताएं आयत की होती हैं वही वर्ग की होती हैं। आयत में क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग में हम देख लेते हैं, वर्ग इस तरह से रहता है। वर्ग में कुछ नहीं है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ये सभी क्या है? चतुर्भुज है। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह समकोण होता है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ये क्या है? इसकी भुजा कहलाती है, ना ही इसमें लंबाई ना चौड़ाई, क्योंकि इसकी जो भी भुजा है, चार भुजाएं होती हैं, जो भी भुजा है वो प्रत्येक बराबर होगी। यदि ये 4 सेंटीमीटर की हैं तो ये तीनों बाकी तीनों भुजाएं भी 4 सेंटीमीटर की होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने समझा था कि 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या है? भुजा है। चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। जैसे कोण ये है तो ये भी 90 अंश का होगा, बी है तो 90 अंश का होगा, सी है तो ये भी 90 अंश का होगा, डी है तो ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है, देखो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ भी लंबाई इंटू चौड़ाई होना चाहिए इसका। तो लंबाई क्या है? इसकी भुजा है। तो चौड़ाई क्या है? ये भी भुजा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये भुजा को इंटू भुजा बोल सकते हैं, या इसको हम भुजा का वर्ग भी बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप जैसा कि मैंने पहले बताया था आयत में कि परिमाप कुछ नहीं, जो आकृति दी गई है आयत या वर्ग, उसकी चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का योग करना है। जैसे कि इसमें भुजा है तो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो चारों भुजाओं को आपस में प्लस करना है। जब चार भुजाओं को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू भुजा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका परिमाप होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसा कि ये AC है तो AC क्या कहलाएगा? इसका ये विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा आयत का। वर्ग का, ये वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। विकर्ण कैसे निकालते हैं? मैं आपको वर्ग का विकर्ण निकालना बता देता हूँ, तो उसी तरीके से आपको आयत का विकर्ण निकालना है। जैसा कि यहाँ पर देखा गया कि AC क्या है? विकर्ण है। लेकिन यदि हम इसको अलग से देखा जाए तो ABC, ABC और ये AC, तो ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। ठीक, क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से ABC। तो AC क्या है? AC यहाँ पर विकर्ण है, तो ये समकोण है, तो ये क्या कहलाएगा? AC का कर्ण कहलाएगा। तो यही इसका क्या है? विकर्ण है। तो अब हमको ये निकालना, तो कर्ण निकालना, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो कि होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? AC है। ठीक है, यह इसको हम लिख लेते हैं, विकर्ण लिख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ग का क्या है? विकर्ण है। AB क्या है? भुजा है, तो ये भुजा का वर्ग हो जाएगा। और ये भी क्या है? BC, ये भी BC भुजा है, तो ये भुजा का वर्ग हो जाए तो कितना हो गया? 2 भुजा वर्ग हो गया। यहाँ पर वर्ग लगा, यहाँ पर भी वर्ग लगा है, तो हम दोनों का क्या करेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल कैसे लेते हैं आप? वर्गमूल ऐसे लेते हैं
कि ये विकर्ण का ये वर्ग लगा है बराबर ये दो भुजा का वर्ग है, तो इनका वर्गमूल लेंगे तो इनमें करनी लगा देंगे। ठीक है, विकर्ण का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। भुजा है तो भुजा का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ, क्योंकि इसमें वर्ग लगा है, इसकी भुजा की घात 2 है, तो इसमें कितनी बार गुणा हुआ है, भुजा का 2 बार गुणा हुआ है। तो यहाँ पर करने से एक भुजा बाहर आ जाएगी। लेकिन जो दोस्तों ये 2 है, ये 2 करनी में ही रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि ये 2 केवल सिंगल है। 2 यदि 2 बार होता तो यहाँ पर एक बार हम बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ही सिंगल है, तो करनी 2 जो 2 है वो करनी 2 में ही रहेगा। ठीक है, करनी 2 ही रहेगा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा करनी 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि वर्ग जो होता है इसका जो विकर्ण होता है वह भुजा करनी 2 होता है, और किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरीके से हम विकर्ण आयत का विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये हाथ से जगह नहीं बची, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ समझे। ठीक है, देखो ये विकर्ण बना इस तरीके से, इसमें आयत में आयत हमने लिया था ये ए बी सी और डी, इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी, ऐसी हमने यहाँ पर ये विकर्ण खींच दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए बी सी ये क्या बन रहा है, ये ए बी सी, जैसा कि बताया था कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पर कोण बी ये भी 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज है तो क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या ये विकर्ण है, तो विकर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। विकर्ण का ये वर्ग ये बराबर होगा अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और डी सी, इनका वर्गों का योगफल। तो इनको वर्गों का योगफल कर देते हैं। तो ये इसकी क्या है, आधार है लंबाई है, तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो अब इनका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। वर्गमूल लेंगे तो क्या लगा देंगे, इसमें करनी लगा देंगे, विकर्ण का स्क्वायर करनी लग जाएगी, और यहाँ पर ये करनी लग जाएगी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब विकर्ण का इसमें 2 बार गुणा हुआ तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो इसमें हमने लिख लेंगे ये विकर्ण स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि करनी लगी हुई है, इसका नहीं हटेगा दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका विकर्ण आ जाएगा आयत का। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके प्रश्न। प्रश्न हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसका त्रिभुज और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनके प्रश्नों को देखते हैं हल करके। ठीक है, देखो ये हमने त्रिभुज बना लिया है बेसिकली समझने के लिए, ए बी सी, ये इसकी लंबाई ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसकी सी मान लेते हैं। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, एक क्षेत्र होता है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक क्षेत्र होता है, घिरा हुआ क्षेत्र होता है जिसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण बी है, सी है और ये, इस प्रकार के हैं 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योगफल जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, सभी को पता ही होगा।
त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज जब ही बनेगा जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो, ठीक है, नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो अब हम देखेंगे इसमें त्रिभुज की भुजा ए, बी और सी है, तो इसका हम पहले परिमाप निकाल लेते हैं। दोस्तों पहले ही बताया था मैंने, परिमाप क्या होगा, जो भी आकृति दी है उसकी जो भी सभी भुजाएं वो सभी भुजाओं का योग कर देना तो परिमाप आ जाएगा। इसकी पहली भुजा क्या है, ए है, दूसरी भुजा क्या है, बी है, और तीसरी भुजा क्या है, सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल निकालने का एक बढ़िया सूत्र है जिसे हीरोन का सूत्र बोलते हैं। ये अधिक प्रचलित है क्योंकि ये अधिक बार यूज़ होता है। इसका आप कहीं भी उपयोग लगा दें, त्रिभुज में कहीं के त्रिभुज में भी प्रयोग कर दें, इसका आंसर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एस इंटू एस माइनस ए क्या है यहाँ पर, ये भुजा है, ये एस माइनस बी, बी ये दूसरी भुजा है, एस माइनस सी, सी ये तीसरी भुजा है। एस क्या होता है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर एस। तो एस क्या होगा, एस होता है इन सभी भुजाओं का योगफल का आधा। त्रिभुज की सभी भुजाओं के योगफल का आधा, या हम बोल सकते हैं कि परिमाप का आधा। एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे अगली वीडियो में। ये आपकी क्लास फर्स्ट थी, ये क्या थी हमारी, मेंसुरेशन की क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास फर्स्ट थी मेंसुरेशन की। अगली क्लास 2, क्लास सेकंड हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम जो भी आकृतियाँ बची हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रमिति की, उनको हम समझेंगे, और सभी आकृतियों को समझने के बाद उसके बाद ही हम प्रश्न हल करेंगे। तो ये सभी आप नोट कर लेना नोटबुक में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पता होना चाहिए सभी को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।